हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर पिछली वीडियो तक हमने ब्रीथिंग के विषय में देख लिया था, यानी कि ब्रीथिंग या इसे हम कहते हैं श्वासोश्वास। इसके विषय में हमने देख लिया था। इसमें दो प्रोसेस थी, एक तो इनहेलेशन यानी कि निःश्वसन और एक उच्छ्वसन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, या सांस को अंदर लेने की क्रिया। और जो उच्छ्वसन होता है, इसमें CO2 को बाहर निकालने की क्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। इनके विषय में हमने लास्ट में देखा था। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का आदान प्रदान। सामान्यतः हम वायु जो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये किस प्रकार से आगे मूवमेंट करती है, इनके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो गैसों के आदान प्रदान के लिए हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आंतरिक संरचना देखी थी, तो उसमें हमने बात की थी कि जो कूपिकाएं होती हैं, वायु कूपिकाएं, वो क्या होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज उनके संपर्क में होती है, उन्हीं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। किस प्रकार से होता है, ये हो गई एल्वेलाई। और इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो होती है। तो एल्वेलाई के अंदर की ओर क्या होती है, जो सल की उपकला है उसकी क्या हो जाती है, एक भित्ति पाई जाती है। सल की उपकला की लेयर पाई जाती है। कौन सी होगी, सल की उपकला या स्क्वामस एपिथेलियम। और इसके बाद में देखो इसी प्रकार से इसमें भी ये लेयर उपस्थित होती है अंदर की ओर, एंडोथेलियल। कौन सी हो जाएगी, सल की उपकला हो जाएगी। और जो हमारी एल्वेलाई और जो ब्लड कैपिलरीज होती है, इसके मध्य में क्या होती है, इसके मध्य में पाई जाती है जो आधारी उपकला है, बेस मेम्ब्रेन है। और इसी प्रकार से इसमें होती है ये कौन सी हो जाएगी, आधारी उपकला। आधारी उपकला। तो सामान्यतः बात करें तो इसमें 3 लेयर जो होती है वो उपस्थित होती है। पहली तो हो जाएगी वायु कूपिका की उपकला, यानी कि वायु कूपिका की, इधर लिख देता हूं। पहली जो हो जाएगी वायु कूपिका की उपकला, और दूसरी जो हो जाएगी यहां पर आधारी उपकला, और तीसरी हो जाएगी केशिका की उपकला। इन 3 जो कलाएं होती हैं इनको पार करना पड़ता है। अगर यहां से वायु ब्लड कैपिलरीज में जाएगी तो यहां से ऑक्सीजन होती है, ये तो इसमें यहां प्रवेश कर जाती है, और यहां से CO2 होती है, ये एल्वेलाई में चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो ऑक्सीजन अगर यहां से यहां आएगी तो इसे 3 कलाओं को पार करना पड़ेगा, 3 मेम्ब्रेन्स को पार करना पड़ेगा। पहली तो एल्वेलाई की मेम्ब्रेन हो जाएगी, और दूसरी ये हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी उपकला हो जाएगी, और तीसरी जो केशिका है उसकी आंतरिक उपकला या
जो सल की उपकला से बना हुआ जो ब्लड कैपिलरीज की आंतरिक जो कला होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको पार करना पड़ेगा। गैसों के आदान प्रदान के लिए सामान्यतः क्या होता है, जो एल्वुलाई होती है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है, इसमें इन 3 झिल्लियों को पार करना पड़ता है। और एल्वुलाई होती है, ये क्या करती है, गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जो आदान प्रदान है ये किस पर आधारित होता है। ये तो हमने बात कर ली कि आदान प्रदान के लिए कितनी झिल्लियों को पार करते हैं और किन के मध्य ये आदान प्रदान होता है। अब सामान्यतः हम बात करें तो गैसों का आदान प्रदान है ये सांद्रता पर आधारित होता है, यानी गैसों की सांद्रता के आधार पर गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें मुख्य रूप से बात करें तो जो ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है, इनकी सांद्रता पर निर्भर करता है कि गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो इसको हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये क्या होगी, एल्वुलाई हो गई और यहां पे आपका हार्ट हो गया। और हार्ट से यहां से ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं वो यहां पहुंचती है और इसके माध्यम से क्या होता है, और यहां तक ये जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो तो होता है यहां तक 40 mmHg, जबकि यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर है, इसका होता है 45 mmHg। तो हम जानते हैं कि सामान्यतः जो रुधिर दाब है या जो प्रेशर होता है, अधिक दाब से वायु हमेशा क्या होती है, कम दाब की ओर गति करती है। तो सांद्रता में भी ऐसा ही होता है, अधिक सांद्रता से जो विलेन होता है वो कहाँ गति करता है, वो कम सांद्रता की ओर गति करता है। इसी प्रकार से इसमें होता है, अधिक दाब के कारण क्या हो जाएगा, यहां से CO2 होती है वो इसमें प्रवेश कर जाएगी फेफड़ों में, और यहां से फिर ये बाहर निकल जाती है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ का जो वायु होती है इसमें प्रवेश कर जाती है, इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है 104, और यहाँ पार्शियल प्रेशर 40 है ऑक्सीजन का। तो क्या करेगी, अधिक दाब से कम दाब की ओर मूवमेंट करेगी, ये इसमें प्रवेश कर जाएगी ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन आने के बाद जो पार्शियल प्रेशर रहेगा यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 95 mmHg, यानी कि 95 mmHg हो जाएगा। इसके बाद में यहां से ब्लड है वो हार्ट में जाता है, और हार्ट से क्या होता है नीचे, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और यहां से फिर ये ब्लड जाता है टिश्यू के पास, और यहां मान लीजिए आपका सेल्स या टिश्यू उपस्थित है। अब टिश्यू में हम जानते हैं कि सामान्यतः CO2 की सांद्रता तो अधिक होती है, यानी कि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 45 mmHg, क्योंकि ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू होता है ये। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू होता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन की रिया करके CO2 बनाती है। इस कारण से यहाँ पर CO2 की सांद्रता तो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ पे कम होती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 40 mmHg, 40 mmHg होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 95 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या होता है, 95 mmHg होता है, जबकि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये होता है 40 mmHg। और यहाँ पे 45 mmHg होता है।
तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg होता है, और टिश्यू जो होता है डी ऑक्सीजन इसमें 40 mmHg होता है। तो वायु जो ऑक्सीजन होती है यहाँ से कहाँ एंटर कर जाएगी, इसमें एंटर कर जाएगी ऑक्सीजन, और यहाँ पे आने के बाद यही क्रिया होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनती है। अब यहाँ पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है ये 40 mmHg है, जबकि CO2 का यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर वो 45 mmHg है। यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम हो, तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर आते ही क्या हो जाएगा, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। इतनी देर क्या था, इसमें CO2 की सांद्रता कम थी, इस कारण ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। यहाँ पे फिर CO2 की जो सांद्रता है वो हो जाएगी 45 mmHg, और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे हो जाएगा 40 mmHg। और यहाँ से फिर वापस यही क्रिया दोहराई जाती है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। सामान्यतः बात करें तो ये निर्भर करता है कि जो CO2 और ऑक्सीजन है इनका पार्शियल प्रेशर क्या है, इनका आंशिक दाब क्या है, उसके आधार पर ये गैसों का आदान प्रदान होता है। तो शुरुआत में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है इसका पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है 104 mmHg होता है, और यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है। तो ये अधिक दाब होता है, यहाँ पे कम दाब, तो यहाँ से वायु किस में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें आ जाएगी, और यहाँ से वायु फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का ये होता है 45 mmHg। यहाँ से ऑक्सीजन जो ब्लड होता है ये जाता है हार्ट में, हार्ट से जो ब्लड होता है वापस जो हमारे शरीर की जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होती हैं, उनको सप्लाई करने के लिए यहाँ से इस ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से जाता है। इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mmHg होता है। इसका कारण मैंने पहले बता दिया कि ग्लूकोज की ऑक्सीकरण होता है, उसके में ऑक्सीजन काम में ले ली जाती है। तो अब यहाँ से जो वायु होती है ऑक्सीजन होती है वो इसमें प्रवेश कर जाती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर वो 40 mmHg होता है, जबकि टिश्यू जो होता है इसमें पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है। तो यहाँ से वायु होती है वो ब्लड कैपिलरीज में प्रवेश कर जाती है, केशिकाओं में चली जाती है, और यहाँ पे आने के बाद जो CO2 का पार्शियल प्रेशर वो 45 mmHg होता है, जबकि ऑक्सीजन इस टिश्यू में चले जाने के कारण ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो 40 mmHg हो जाता है। तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है। यहाँ से ये हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर ये एल्वियोलाई के अंदर जाती है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है ये 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 45 mmHg होता है। तो यहाँ से CO2 है किसमें, एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाएगी, यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार की क्रिया है वो गैसों के एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान के अंदर होती है। सामान्य हम बात करें तो CO2 और ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है, और जो मैक्सिमम CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 mmHg होता है, जबकि मिनिमम पार्शियल प्रेशर वो होता है 40 mmHg। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि कौन से टिश्यू के अंदर, कौन से अंग के अंदर किस प्रकार से पार्शियल प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लंग्स होता है यानी कि फेफड़े, उनमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 होता है, जबकि CO2 का यहाँ पर 40 mmHg होता है। इसी प्रकार से हम इसके बाद में बात करें तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mmHg, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 40 mmHg होता है। इसी प्रकार से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mmHg होता है। और इसके बाद में जो टिश्यू होता है, और ये टिश्यू किस प्रकार का होता है, ये डी ऑक्सीजनेटेड टिश्यू होता है। इसमें जो ऑक्सीजन होती है इसकी सांद्रता है, इसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है।
इस प्रकार से ये पाया जाता है। और ये जो चित्र है आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो आपको ये जो गैसों का एक्सचेंज वाला टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही इस चित्र के ऊपर आधारित है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन की बंधुता होती है या ऑक्सीजन है जो CO2 है, इसका किस प्रकार से परिवहन होता है। ये तो हमने बात करी जो आंशिक दाब होता है या जो सांद्रता होती है उसके आधार पर गैसों का आदान प्रदान। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में किस प्रकार से जुड़ते हैं, इन गैसों का आदान प्रदान में कौन से सहायक होते हैं ऑर्गन्स या कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन की बात करें तो सामान्यतः ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के साथ में होता है, और आरबीसी के साथ में भी सामान्य हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर ये लगभग 97% है वो परिवहन होता है ऑक्सीजन का आरबीसी से जुड़ करके, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके 97% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जो बाकी 3% ऑक्सीजन बचती है इसका परिवहन होता है प्लाज्मा के साथ। इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन की बात कर लेते तो आरबीसी के अंदर है लगभग 3.5 मिलियन आरबीसी के हीमोग्लोबिन के अणु यहाँ पे उपस्थित होते हैं, हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। 3.5 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु है वो एक आरबीसी के अणु में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितने अणु पाए जाते हैं, तो 2.8 मिलियन आरबीसी 2.8 मिलियन, यानी कि एक आरबीसी में 2.8 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। अब हीमोग्लोबिन में होता क्या है, इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो हीम ग्रुप होता है और एक ग्लोबिन होता है, यानी कि 4 तो हीम ग्रुप होते हैं और 4 ग्लोबिन ग्रुप होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन के अणु की बात करें तो ये 4 CO2 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। यानी कि आरबीसी की बात करें तो एक आरबीसी की जो सेल्स होती है उसके अंदर 2.8 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु उपस्थित होते हैं, और इसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं और 4 ग्लोबिन होते हैं। एक हीमोग्लोबिन का अणु है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आप ये बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि एक हीमोग्लोबिन के अणु के द्वारा कितने ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन होता है एक हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो इसकी बंधुता होती है ऑक्सीजन की उसकी जो बंधुता होती है ये अलग अलग प्रकार से होती है, फेफड़ों में अलग होती है, टिश्यू में अलग होती है, और जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें अलग होती है। तो एक बार जो ऑक्सीजन डी एसोसिएशन कर्व बनते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी कि जो ऑक्सीजन डी एसोसिएशन वक्र या जो ग्राफ बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली बात करें तो इसमें इस प्रकार का ग्राफ इसमें उपस्थित होता है, और ये क्या होता है, एस आकार का होता है, यानी कि सिग्मोइड होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है बहुत बार कि ऑक्सीजन डी एसोसिएशन कर्व या वक्र होता है, इसका यानी किस प्रकार का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एस के आकार का होता है, सिग्मोइड होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की बंधुता बढ़ जाती है, और यहाँ पे देखो नियत हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि 40 mmHg अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, 40 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, तो लगभग 50% ऑक्सीजन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पाई जाती है। अगर ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 50 mmHg हो जाए
तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है, अधिकांश ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है अधिकांश ऑक्सीजन जो होती है। इसके बाद में अगर 50 mmHg से ऊपर अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो इसकी बंधुता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। यही यहाँ पे दर्शा रहा जो नियत हो गया, यहाँ पर जो बंधुता होती है, यानी कि अगर 40 mmHg है तब तो क्या हो जाएगा, लगभग 50% ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रहती है। अगर यही पार्शियल प्रेशर 50 mmHg हो जाए तो अधिकांश ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। इसके बाद में बात करें, अगर 50 mmHg से ऊपर अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की बंधुता को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है, ये बंधुता फिर नियत हो जाती है, लगातार वैसी चलती रहती है। और ऑक्सीजन की बंधुता को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि CO2 है, उसका दाब, प्रेशर कितना होता है, pH प्रभावित करता है, इसके अलावा टेम्परेचर प्रभावित करता है। और इसके बाद में हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रभावित करता है। ये चीजें वो होती हैं जो ऑक्सीजन की बंधुता को प्रभावित करते हैं। एक बार इनको हम फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टिश्यू होता है, टिश्यू में किस प्रकार से ऑक्सीजन है वो बंधुता दर्शाता है। तो टिश्यू में हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब नॉर्मली जो अभी हमने ग्राफ देखा था वो क्या होता है, इस प्रकार का होता है, यानी कि पहले बढ़ा और फिर नियत हो गया, इस प्रकार का ग्राफ होता है। अब टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप CO2 की मात्रा बढ़ती है, H+ आयन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन उपयोग में ले ली जाती है। इसके अलावा बात करें तो टेम्परेचर होता है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, एनर्जी का निर्माण होता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टिश्यू के अंदर ये क्रियाएं होती हैं कि CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, H+ आयन बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस कारण से इस कर्व में क्या प्रभाव पड़ता है, देखो इसमें क्या हो जाता है कि इसकी बंधुता में कमी आती है। जैसे जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ती है ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, यानी कि CO2 की सांद्रता अधिक होती है, और जिस कारण से ऑक्सीजन की बंधुता में कमी आती है। और ये जो प्रभाव होता है ये क्या कहलाता है, ये बोहर इफेक्ट कहलाता है या बोहर प्रभाव कहलाता है। एक बार फिर से देख लो, ये जैसे जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो वो Hb के साथ में ऑक्सीजन की जो बंधुता है उसमें कमी लाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं। इसके बाद में देखो ये जो कर्व होता है ये किस प्रकार से होता है, तो ये क्या होता है, इसके राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, इस प्रकार से नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि जो Hb होती है इसकी बंधुता में क्या आती है, ऑक्सीजन की Hb के साथ में बंधुता में कमी आती है। ये होता है बोर इफेक्ट। अब लंग्स की ओर बात कर लेते हैं कि जो फेफड़े होते हैं उसमें किस प्रकार की कंडीशन बनती है। लंग्स या फेफड़े, तो फेफड़े में हम बात करें तो जो CO2 की सांद्रता वो कम होती है, टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, और pH होता है ये भी क्या होता है, कम होता है, यानी कि H+ आयनों की सांद्रता भी कम होती है। ये कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो लंग्स होते हैं इसमें किस प्रकार का वक्र बनता है। Hb के साथ बंधुता, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो सामान्य ग्राफ अभी हमने देखा था कि इस प्रकार का होता है, ऐसा आकार का, और इसके नीचे अभी हमने जो बोर इफेक्ट देखा था उसमें जो ग्राफ बन रहा था वो किस प्रकार का था,
वो इस प्रकार का बन गया था। ये थोड़ा सा क्या हो गया था, राइट में शिफ्ट हो गया था, यानी कि ये शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट, राइट में शिफ्ट हो गया था ये, जो कि बोर इफेक्ट कहलाता है। इसके बाद में हम देखो बात करें तो इसमें CO2 की सांद्रता कम होती है, लंग्स में टेम्परेचर कम होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है यहाँ पे, और H+ आयन की जो सांद्रता वो कम हो जाती है। अगर CO2 की सांद्रता में कमी आती है तो ऑक्सीजन की बंधुता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारा ग्राफ होता है ये थोड़ा सा लेफ्ट में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार से शिफ्ट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार का ये जो ऑक्सीजन डीएसोसिएशन कर्व पाया जाता है। पहली कंडीशन तो ये टिश्यू में हो जाती है। सामान्य जो ग्राफ होता है वो एस आकार का सिग्मोइड होता है, और टिश्यू के अंदर ये कंडीशन हो जाती है, जो बंधुता होती है या ग्राफ होता है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, सॉरी राइट में, जो ग्राफ होता है ये राइट में शिफ्ट हो जाता है, और इसे हम बोरी प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार से हम जो लंग्स यानी कि फेफड़ों की बात करें तो इसमें CO2 कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, ऑक्सीजन अधिक होती है, H+ आयन कम होती हैं। इस कारण से ऑक्सीजन की बंधुता है Hb के प्रति बढ़ जाती है। तो जो ग्राफ होता है ये क्या हो जाता है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद में देखो ये होता है ऑक्सीजन की बंधुता की बात कर ली, ऑक्सीजन के परिवहन की बात कर ली, और ऑक्सीजन डीएसोसिएशन जो कर्व होता है उसकी बात कर ली। अब नेक्स्ट हम CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है वो बात कर लेते हैं। CO2 का परिवहन सामान्यतः हम बात करें तो सबसे अधिक जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का परिवहन। इसकी बात करें तो लगभग 7% CO2 का परिवहन है वो होता है प्लाज्मा के साथ, और इसके बाद में जो लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन ये होता है RBC या हीमोग्लोबिन के साथ। इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जबकि ऑक्सीजन वाले में बात करें तो ऑक्सीजन में यानी O2 के साथ में Hb जुड़ता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 अगर Hb के साथ में जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और लगभग यहाँ पे 7% होता है प्लाज्मा के साथ, 20 से 25% होता है RBC या हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, और लगभग 70% जो होती है CO2 का परिवहन ये बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यानी इस प्रकार से CO2 का परिवहन पाया जाता है। 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा, 20 से 25% CO2 का परिवहन RBC या हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और 70% CO2 का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के द्वारा। अब देखो इसमें भी यही कंडीशन होती है, अगर CO2 की सांद्रता ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि होती है, CO2 की सांद्रता में कमी होती है, तो कैसा हो जाता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से CO2 की बंधुता में कमी आती है। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ रही है तो CO2 की बंधुता में कमी आती है, यानी कि Hb के प्रति CO2 की बंधुता में कमी आती है, और ये जो प्रभाव होता है ये कहलाता है हेल्डन प्रभाव, हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन प्रभाव। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक तो हेल्डन प्रभाव और एक अभी हमने पढ़ा था बोहर इफेक्ट। बोहर में क्या होता है, CO2 की सांद्रता बढ़ने से Hb के प्रति ऑक्सीजन की बंधुता में कमी आती है, जबकि हेल्डन प्रभाव में क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से CO2 की Hb के प्रति बंधुता में कमी आती है। अब एक टर्म हो जाती है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट इसकी और बात कर लेते हैं। इसमें सामान्यतः क्या होता है कि जो हमारी RBC होती है, और ये हो गई मान लीजिए प्लाज्मा, ब्लड की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे टिश्यू हो गया। अब यहां से क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये चला जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा क्या करती है, टिश्यू को दे देती है, और प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयन होता है ये चला जाता है RBC में। तो क्लोराइड क्या होता है, प्लाज्मा से RBC में आता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं,
कि क्लोराइड वो प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट हो गया है, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अभी ये जो क्रिया होती है लंग्स में किस प्रकार से होती है, लंग्स में क्या होता है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट पाया जाता है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसमें क्या होगा कि जो ये मान लीजिए हमारी आरबीसी हो गई और ये प्लाज्मा और साथ में ये मान लीजिए टिश्यू हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट जो आयन है यहाँ पे प्लाज्मा में था, ये बाइकार्बोनेट आयन वापस यहाँ पे आ जाता है और CO2 जो Cl है क्लोराइड आयन ये यहाँ से वापस यहाँ पे चली जाती है। क्या होता है, जो क्लोराइड शिफ्ट है इसका उल्टा यहाँ पे होता है, रिवर्स होता है। तो लंग्स में क्या हो जाएगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होता है। जैसे इसमें आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन वापस आ जाता है, आरबीसी से क्लोराइड आयन ये प्लाज्मा में चला जाता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने गैसों के आदान प्रदान के विषय में देखा, जो ऑक्सीजन की बंधुता किस प्रकार से, ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन डी एसोसिएशन कर्व की हमने बात की। इसके अलावा CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है, बोहर इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट और क्लोराइड शिफ्ट की इस वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब